स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज ये 6वां लेक्चर है दोस्तों, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन के बारे में। इसके पहले हमने पोलराइजेशन को अच्छे से समझ लिया था, जहां पर हमने फजान के रूल को भी समझा था। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो आपके समझ में फजान रूल बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपको नई शिक्षा नीति के तहत संचालित की जा रही है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है दोस्तों 2020 में, उसके तहत आपको ये क्लास दिया जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो सभी में यही सिलेबस लागू है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जोरदार तरीके से सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों क्लास की टाइमिंग आपकी है यूट्यूब पर रोज़ शाम 5:30 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, और सुबह 8 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास कल से प्रारंभ होगी। बॉटनी और जूलॉजी की क्लास 6:30 बजे यानी कि शाम 6:30 बजे से संचालित की जाती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी चल रही थी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, जिसमें हमने पोलराइजेशन को डिस्कस कर लिया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन ऑफ आयंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों ये। तो आप ये बताइए, कल आपने पोलराइजेशन को अच्छे से समझ लिया था, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ये दो चार्ज हैं आपके, ये हो गया आपका कैटायन और ये हो गया आपका एनायन। तो मैं आपसे पूछूं कि जो ये एनायन है ये पोलराइजिंग पावर के साथ यानी अपना संबंध रखेगा या फिर पोलराइजेबिलिटी के साथ, या फिर ये जो आपका एनायन है दोस्तों ये पोलराइजिंग पावर पर डिपेंड करेगा या पोलराइजेबिलिटी पर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास करिए जिनको भी पता है। तो दोस्तों जो आपका पोलराइजिंग पावर है ये कैटायन के साथ जाएगा, और जो आपकी पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन है ये आपके एनायन पर डिपेंड करेगी। चलिए कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदी में पोलराइजिंग पावर को कहते हैं ध्रुवण शक्ति, और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन यानी आयनों का ध्रुवण किस प्रकार से होता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आयन क्या होता है। कुछ लोग कल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आयन क्या होता है। आप ये बताइए सर कि जो एक कैटायन का आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा छोटा होता है, तो ये कैसे होता है, और एनायन का साइज बड़ा क्यों होता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आयन क्या है। आयन पे यानी कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, और आयनिक बंध कैसे बनते हैं, उनके बीच में आयनिक बंध यानी आयनों के बीच में आयनिक बंध कैसे बनते हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं पोलराइजिंग पावर को। ठीक है, तो जैसे कि हमें सबसे पहले समझना क्या है कि ये आयन आखिर में किस प्रकार से होते क्या हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए आयन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही विस्तार से आज क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आयन जैसा कि मान लीजिए ए जो है आपका ये कोई नेचुरल एटम है, ये कोई एक नेचुरल एटम है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है त्याग। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा, यानी इसे कहते हैं कैटायन। क्या कहेंगे आप इसको, कैटायन कहेंगे। और यही बात अगर हम ले लेते हैं कोई एक नेचुरल एटम बी है। ठीक है, नेचुरल एटम आपका बी है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन
कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जब कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी नेचुरल एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो जब अब ये जो आपका कैटायन है, ये कैटायन और एनायन, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के क्या करते हैं, समीप जाते हैं, तो उनमें अपोजिट चार्ज होने के कारण, इनमें देखिए ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, दोनों में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और जब अट्रैक्शन शुरू हो जाता है तब यहाँ पर क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तब यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आई, पूरी कहानी क्या है समझ में आई। आयन कैसे बनते हैं, आयन तब बनते हैं जैसे कि कोई एक नेचुरल एटम था, कोई एक नेचुरल एटम है ए, और वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसे कहते हैं कैटायन। और कोई एक नेचुरल एटम बी है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एनायन। ठीक है, तो ये हो गए आयन के फॉर्मेशन। इन पे चार्ज क्या कैसे होता है ये आपको पता चल गया। अब जब दोनों ये आपका जो कैटायन है और जो आपका एनायन है, ये एक दूसरे के क्या करेंगे, समीप आएंगे। तो जब ये समीप आएंगे तो यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू होगा, और जब ये अट्रैक्शन करेंगे तब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। किसका, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं, आयनिक बॉन्ड को हम समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। आयनिक बॉन्ड आपके क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड को कह सकते हैं, कल मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हों, वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। हिंदी में आप क्या बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हिंदी में आप बताएंगे कि जब एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसमें तब उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे समझते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए दोस्तों, जब आयन के बीच में आयनिक बंध बनता है, जब दो आयनों के बीच, जैसे ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल Na ले लेता हूँ और Cl ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जब इन दोनों के बीच में बनता है तो इनके शेप में क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके शेप में क्या इफेक्ट पड़ता है। और फजान के नियम के अनुसार कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता है। तो इसको भी जानना है, तो इसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन ऑफ आयन। पूरी कहानी समझ में आई। हमने आयनिक बॉन्ड आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, तो जब आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दो विपरीत आयन हो और एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा।
अट्रैक्शन जब शुरू होगा तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जब आयन के बीच में, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है तो इनके शेप, इनका जो शेप है, जो इनकी आकृति है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दो नियम। कौन से? पहला आपको पढ़ना पड़ेगा पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर, और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा पोलराइजेशन ऑफ आयन। तो इन दोनों टॉपिकों को पढ़ना होगा। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए जो आपका पोलराइजेशन है दोस्तों, पोलराइजेशन यानी पोलराइजिंग पावर है आपका, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, और आपका दूसरा जो है वो है पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? कैटायन और एनायन की साइज, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैटायन और एनायन की साइज कैसी रहेगी, ठीक है। अब इनकी साइज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि धनायन की साइज यानी कैटायन की साइज बड़ी क्यों होती है, और जो ऋणायन की साइज है, कैटायन की साइज यानी छोटी क्यों होती है, और ऋणायन की साइज बड़ी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम कैटायन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैटायन को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मान लिया दोस्तों कि जो आपका ये कैटायन है ये एक नेचुरल एटम है। क्या है? नेचुरल एटम है, और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है। अब देखते हैं कि कैटायन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। इसको समझने के लिए हमें न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें डिस्कस करना होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैसा पता चलेगा? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जांपल? जैसे कि ये आपका कैटायन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा था। अब एक ले लेते हैं, मान लिया कि जैसे कोई 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और 10 प्रोटॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, आपने कहा क्या बताया है कि जो कैटायन होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये कोई Na मान लिया, ये Na है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 ही इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन की संख्या यानी कि न्यूक्लियर चार्ज की संख्या कितनी है? यहाँ पर 10 है। कितनी है? 10 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, तो जो चार्ज होगा वो छोटा होगा। चार्ज क्या होगा? छोटा होगा। ये कहानी समझ में आई? मैंने आप लोग को बताया कि ये कोई नेचुरल एटम है और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 10 है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इसका कितना है? 10 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, तो चार्ज जो होगा वो छोटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे भी एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या हो जाती है? नोट कर लीजिए, जब न्यूक्लियस का यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज कैसी होती है? साइज छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए कैटायन, ठीक है। चलिए, अब प्रोटॉन न्यूक्लियस के चार्ज के लिए जिम्मेदार होता है। जो प्रोटॉन होता है दोस्तों, आपका प्रोटॉन ये न्यूक्लियस चार्ज के लिए यानी ये न्यूक्लियस चार्ज के लिए जिम्मेदार होता है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी,
प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइज वहाँ पर छोटा होगा। और यहीं पर दूसरा केस ये है एनायन के केस में, एनायन के केस में क्या है ये भी जान लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए तो साइज कैसी हो जाएगी, तो साइज बड़ी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसा कोई भी एक नेचुरल एटम है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी कि यहाँ रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 थी, हमने मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। अब क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या जब कम हो जाएगी तो साइज क्या होगी, साइज बड़ी होगी। आगे अभी एग्जाम्पल आपको देंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब अट्रैक्शन फोर्स होता है। और आयनिक बॉन्ड बनने के बाद में साइज में क्या बदलाव आती है, तो उनके साइज में बहुत डिपेंड करता है उनकी साइज, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बता दिया था। चलिए अब हम पोलराइजेशन को डिस्कस करते हैं, पोलराइजिंग पावर क्या होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, पोलराइजिंग पावर के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो पोलराइजिंग पावर होती क्या है अब आप इसको जान लीजिए। अब आपको पता हो गया ना कि अब हमने कहा था, एन ने एग्जाम्पल दिया था कि इसकी साइज़ छोटी होगी और Cl- की साइज़ बड़ी होगी, तो क्यों बड़ी होगी इसको आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बता भी दिया, आगे मैं एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ इस पर। चलिए अब डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पोलराइजिंग पावर। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण शक्ति। तो ध्रुवण शक्ति क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। आप अगर एक शब्द में पूछा जाए आपसे, सिंपल भाषा में आपको बताना हो कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो आप बताएंगे द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। यानी कि टेंडेंसी, कैटायन की जो टेंडेंसी है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ग्रहण करने की क्षमता जिसके पास होती है उसको क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया Na और ये Cl-। अब क्या हो रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ कैटायन, ये कैटायन है, ये आपका एनायन है। अब टू पोलराइज एन एनायन यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसके पास टेंडेंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ग्रहण करने की टेंडेंसी है, तो उससे क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। व्हेन ए कैटायन एंड एन एनायन अप्रोच ईच अदर, the cation attract the electron cloud of anion and a static force of attraction is created between them। दोस्तों ध्रुवण शक्ति होती क्या है, जब एक धनायन यानी when a cation, समझ रहे हैं आप लोग, when a cation यानी जब एक धनायन एंड एक ऋणायन अप्रोच ईच अदर यानी एक दूसरे के समीप आते हैं, और धनायन और ऋणायन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन, धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि अपभ्रंश को इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है। जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तब क्या होता है, और उनमें एक क्या होता है, उनमें एक स्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल कार्य करने लगता है। उनके बीच में क्या करने लगता है, एक स्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बल काम करने लगता है। तो इसी पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। वन मोर फोर्स वर्क दियर
द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द कैटायन एंड एनायन। दोस्तों, जिस समय कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्यरत होता है, उसी के दौरान एक और बल कार्य करता है जिसका नाम है रिपल्सन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस समय अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच, उसी समय एक और बल कार्यरत करता है धनायन और ऋणायन के नाभिक के मध्य का प्रतिकर्षण बल। इन दोनों बलों का जो संयुक्त प्रभाव पड़ता है, इन दोनों बलों का जो संयुक्त यानी कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, तो इसके रिजल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन होते हैं। डी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो इनका प्रभाव पड़ता है, इससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भ्रम सम्मित रह करके विकृत हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं? कैटायन जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। यही कारण है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैटायन और ऋणायन के बीच कब होती है? जब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन न्यूक्लिया यानी उसके केंद्र के बीच में क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल तो उत्पन्न होता ही है, यानी अट्रैक्शन तो वहाँ पर हो ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक और बल कार्यरत हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर? इसके नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों कार्य होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। यही थ्योरी, ये जो थ्योरी है, यही क्या कहता है? फजान का नियम कहता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो कोई भी बॉन्ड जो होता है दोस्तों, वो 100% आयनिक नहीं होता है। ये फजान भाई साहब ने कहा था। इसी को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ा पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। तो हम जब पोलराइजेशन पढ़े तो हमने पोलराइजेशन में क्या पढ़ा कि जैसे कि जब कोई कैटायन और ऋणायन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जब इनका दोनों का अट्रैक्शन होता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड का कहने का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा हो, शेयरिंग ना हो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था दोस्तों। क्या एग्जांपल दिया था? हमने दिया था Na+Cl-। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन फजान भाई साहब ने कहा कि ये 100% सत्य नहीं है, ये 100% सत्य नहीं है। इसी सत्यता को जानने के लिए हमें पोलराइजिंग पावर पढ़ना पड़ा और पोलराइजेशन पढ़ना पड़ा। तो हमने जब पोलराइजेशन पढ़ा तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है। ये जो भाई साहब कह रहे थे, इनकी थ्योरी भी सही है। जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कार्य करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू होगी? जो Na है, कैटायन जो है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यानी Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, और इनके जो इलेक्ट्रॉन मेघ होंगे वो क्या हो जाएंगे? Na की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर जब बीच में आ जाएंगे तो दोनों की तरफ क्या हो जाएगी? शेयरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पोलराइजिंग पावर। अब हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है कि आखिर में बताइए सर ध्रुवण शक्ति क्या होती है। तो ध्रुवण शक्ति क्या होती है समझिए। जब एक धनायन एक ऋणायन दूसरे के यानी एक दूसरे के समीप आते हैं तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश को, धनायन जो होता है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब वो अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उनमें एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और इसी समय एक और बल कार्यरत होता है धनायन व ऋणायन के नाभिक के मध्य का प्रतिकर्षण बल। और इन दोनों बलों का जो संयुक्त प्रभाव पड़ता है कि जब ऋणायन का इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश सममित ना रहकर क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, यानी टूट जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और किसी धनायन द्वारा
इस प्रकार के ऋणायन का ध्रुवण उस धनायन की ध्रुवण शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवण शक्ति कहलाती है। इसको हम फिगर के द्वारा देख सकते हैं। चलिए फिगर को समझते हैं। ये है आपका फिगर। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। कैटायन एंड एनायन विदाउट पोलराइजेशन। जब कैटायन और एनायन, देखिए ये कैटायन आपका है, ये एनायन है आपका, जब यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हो रहा होता है तब है पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन कैसे होगा, पोलराइजेशन कैसे होगा इसको समझ लीजिए। पोलराइजेशन कैसे होगा? पोलराइजेशन तब होगा जब इन दोनों के मध्य क्या होगा? अट्रैक्शन बल आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तब इन दोनों के बीच में क्या होगा? पोलराइजेशन। ये अभी विदाउट पोलराइजेशन है और इन दोनों के अट्रैक्शन, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाई कैटायन। अब एनायन कैसे कैटायन से पोलराइजेशन करता है? तो ये आपका क्या दिया गया है? कैटायन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो गोला है ये आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल ले लो, Na मान लो, इसको Cl मान लो, Na प्लस Cl माइनस, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो होगा Na यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका Na है, इसको Na मान लीजिए और इसको Cl मान लीजिए, ठीक है। अब आपने देखा जो ये आपका पूरा दिया गया है ये कैटायन है, अब आप करिएगा एनायन है और ये आपका कैटायन है। ये जो आपके दिख रहे हैं ये जो लाइनिंग है दूसरी वाली लाइन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, जो ये आपका कैटायन है ये अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। किसके बल से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपने देखा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाई कैटायन, ये समझ में आ गया आपको। ये बिना, जब यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में पोलराइजेशन नहीं हो रहा था तब है, तब का फिगर है, और जब ये पोलराइजेशन स्टार्ट होगा, दोनों के बीच में पोलराइजेशन हो रहा है तब। तो जब पोलराइजेशन होगा तो इस प्रकार का शेप बनेगा। और ये शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा, यानी इसकी आकृति जो हो जाएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगी। अभी तक बेचारा आराम से सर्किल में घूम रहा था, यहाँ पर देखिए ये पूरा आराम से आज़ादी से क्या कर रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो विपरीत चार्ज एक दूसरे के समीप आए, कैटायन भाई साहब ने कहा कि अब हम आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ लेंगे, लेकिन Cl कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा दोगे कैसे नहीं, हमारे पास क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हमारे पास पोलराइजिंग पावर अधिक है, और पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये भी विवश हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और जब बिखर जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनके भाई साहब, ये जो कैटायन भाई साहब है ना, इनके पास आने लगेंगे। ये बीच में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाएगी। यही कहता है फजान का रूल। फजान का रूल भी सिद्ध हो जाएगा और इनका काम भी हो जाएगा। ये बुला रहे थे आगे इनके पास, है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पोलराइजेबिलिटी। आखिर में पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ एन anion to get polarized by a cation is called its polarizability. The tendency of an anion, यानी कि एनायन की वह प्रवृत्ति जो कैटायन जो गेट पोलराइज, यानी कि क्या कर रही है? पोलराइज कर रही है कैटायन को अपना इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। आपसे पूछा जाए भैया ये बताइए कि पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक होगी? देखिए पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक होगी? तो कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, आप ये कह सकते हैं। और पोलराइजेबिलिटी में आप क्या कह सकते हैं? पोलराइजेबिलिटी में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो वो क्या कहलाता है, पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। और जिसके पास कैपेबिलिटी हो कैटायन को अट्रैक्ट करने का, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर किसके पास अधिक होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भाई है कैटायन और ये भाई साहब हैं एनायन, अब ये बताइए कि इसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी या इसके पास? तो मोर पोलराइजिंग पावर किसके पास होगी? कैटायन के पास। कैटायन के पास क्या होगी? मोर पोलराइजिंग पावर होगी। नोट कर लीजिए, कैटायन के पास क्या होगी? मोर पोलराइजिंग पावर होगी। और जो आपके भाई साहब एनायन हैं, एनायन के पास क्या होगी? लेस पोलराइजिंग पावर होगी। लेकिन जो, इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसके पास होगी, तो सबसे ज़्यादा जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो किसके पास होगी? एनायन के पास होगी। एनायन के पास सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। और लेस पोलराइजेबिलिटी किसके पास होगी? कैटायन के पास। ठीक है, तो इन दोनों बातों को भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये होगी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, पूरा का पूरा खेल क्या है, इससे कुछ संबंधित एक आध दो एग्जाम्पल भी करा दिया जाए, ताकि जो न्यूमेरिकल बनेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, तो वो आप लोग कर पाएँ। पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एनायन जनरली एनायन टू बिकम डिस्ट्रॉयड पोलराइज्ड बाई अदर आयन जनरली कैटायन इज कॉल्ड इज पोलराइजेबिलिटी। कहने का मतलब ये है पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है? टेंडेंसी होती है किसी एनायन को जनरली, यानी जनरली कोई एनायन क्या होता है जब टूट जाता है, पोलराइज हो जाता है किसी दूसरे आयन को लेकर के, तो जनरली यानी कि उसे कह सकते हैं कैटायन। आप कह सकते हैं, एक शब्द में आप कहें तो आप कह दीजिए कि वह एनायन जब कैटायन से संघनित होके यानी पोलराइज हो जाता है, जब एनायन कैटायन में पूर्णतया पोलराइज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। तो इतनी बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एनायन जनरली बिकम डिस्ट्रॉयड, यानी जनरली डिस्ट्रॉयड हो जाए, पोलराइज हो जाए बाई अदर आयन, यानी दूसरे आयन में, जैसे दूसरा आयन क्या कह सकते हैं? कैटायन कह सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है दोस्तों? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज होता है। पोलराइजिंग पावर अधिक कब होगा? जब चार्ज क्या होगा ना चाहिए भैया? चार्ज आपका बड़ा हो और साइज छोटा हो। जब साइज छोटा होगा और चार्ज बड़ा होगा तब पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। ये कहता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na का क्या हो जाएगा? 11 23। प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? 10। तो मैंने आप लोग को बताया था जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जब इसका न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा तो इसकी साइज़ क्या होगी? छोटी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम हो जाए और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो क्या होगा? साइज छोटी हो जाएगी। तो जब साइज छोटी, यानी कैटायन की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहीं पर बात करें Cl की, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि Na के पास क्या है? 11 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो आपकी साइज जो हो जाएगी वो छोटी होगी। प्रोटॉन यानी कि जब हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 11 दिखा रहा है, 11 है, तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। और Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। क्या करेगा भैया? डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जब डोनेट करेगा तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और Cl क्या कर रहा है?
Cl एक इलेक्ट्रॉन आपसे यानी Na से ग्रहण कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका Cl जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो जैसे कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया 9 हो गया, Cl के पास 10 थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या कम, तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, MgCl2 का देख लेते हैं। तो Mg का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। Mg का साइज़ क्यों छोटा होगा मैग्नीशियम का, यहाँ पर आप देखिए कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए, इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, जल्दी से बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मान लिया कि इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 12। तो अब क्या हो रहा है कि Mg2+ है, तो यहाँ पर 2 पहले से ही लगा हुआ है, इनमें से जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन की संख्या इसमें 12 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 दी गई है पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, तुरंत आप जान जाइए कि इसकी साइज जो होगी वो छोटी होगी, यानी कैटायन की साइज Mg2+ साइज छोटा होगा और जो Cl है इसका साइज बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इससे संबंधित MCQ जब प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने बहुत ही विस्तार से बता दिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इतना विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो आपसे पूछा जाएगा पोलराइजिंग पावर। क्या पूछा जाएगा, पोलराइजिंग पावर पूछा जाएगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे MCQ में पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कभी कभी फैजान का नियम पूछा जाता है, फैजान का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्लियरिटी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया भैया, पोलराइजेशन पढ़ लिया, पोलराइजिंग पावर पढ़ लिया, पोलराइजबिलिटी पढ़ लिया। तो आज का जो टॉपिक था वो पोलराइजिंग पावर था और पोलराइजबिलिटी था, पोलराइजबिलिटी ऑफ आयन था। तो दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया। अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो Na है इसकी साइज़ आप क्यों बता रहे हैं कि छोटी होगी और इसकी साइज़ क्यों बता रहे हैं बड़ी होगी, और जब इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है तो आप कह रहे हैं सर कि इसकी साइज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अजीब शेप में हो जाएगी, यानी इसकी लंबी चौड़ी शेप हो जाएगी, नाक टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये गोला है और एक गोला, ठीक है, ये थोड़ा सा कमज़ोर है भैया, ये बहुत हाई पावर है इसके पास, दोनों आपस में लड़ गए। अब ये दोनों लड़े तो क्या हुआ, ये ज़्यादा कमज़ोर ठहरा और ये मजबूत, तो जब दोनों में लड़ाई होगी तो इसके पास क्या होगी, ज़्यादा चोटिल हो गया। अब इसकी जो नाक थी थोड़ा सा लंबी होगी, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये शेप बिगड़ने का कार्य कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। आयन किस प्रकार से बनते हैं ये आपको पता चल गया कि आयन किस प्रकार से बनते हैं, आयन होते क्या हैं, आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता कब है, आयनिक बॉन्ड होते कब हैं, क्या हैं, फिर फजान भाई साहब का नियम क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं फजान का नियम, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जब आपने पोलराइजेशन पढ़ लिया तो आपका फजान का नियम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा यही है फजान का नियम। ठीक है, तो एक क्लास में फजान का नियम हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको अभी कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, आप दोबारा देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।